हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। आज हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि मल्टीटास्किंग, तो उसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ में मल्टीपल टास्क को हैंडल करे, उसे मल्टीटास्किंग बोला था हमने। और मल्टी प्रोसेसिंग के टाइम पे भी हमने इस वर्ड का ही मतलब निकाला था कि सीपीयू जो है वो मल्टीपल प्रोसेस कर सकता है। उसको ये ऑप्शन दिया गया कि वो प्रोसेस जो ज़्यादा टाइम आईओ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ निकाल रही है, आप उस प्रोसेस को छोड़ दो और अदर प्रोसेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये दोनों हमने जिस तरह से वर्ड के थ्रू समझा था, उसी तरह हम अभी मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में भी समझेंगे। तो मल्टी प्रोसेसिंग देखो, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टी मतलब एक से ज़्यादा काम करने वाला। प्रोसेसिंग, आप इसका शॉर्टकट लेके चलना कि एक्चुअल में अपने प्रोसेसर किसको बोलते हैं? सीपीयू को। और सीपीयू मतलब प्रोसेसर जो काम करेगा वो होगी प्रोसेसिंग, है ना। मतलब जब प्रोसेसर, सिर्फ प्रोसेसर का नाम लेंगे तो प्रोसेसर, और जब प्रोसेसर काम करने लग जाएगा तब हम उस कार्य को बोलेंगे प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं। उसको एक डायग्राम से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप इस पूरे बॉक्स की बात करोगे तो ये एक हो जाएगा हमारा सिंगल कंप्यूटर। और इस एक सिस्टम के अंदर प्रोसेसर नंबर 1, प्रोसेसर नंबर 2 और प्रोसेसर नंबर 3, मतलब n नंबर ऑफ प्रोसेसर जो है वो हमने यूज़ किए हैं। अभी तक हमने बात की थी कि एक ही सीपीयू था और कभी तो वो सिंगल टास्क कर रहा था, तो उसको हमने बोला सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम या सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो एक ही सीपीयू जब बैच बना के काम कर रहा था तब हमने उसको बोला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल सीपीयू ही जब मल्टीपल प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहा था, मल्टीपल प्रोसेस पे काम कर रहा था, तो उसको हमने बोला मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। अभी तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखे उसमें सीपीयू हमेशा एक था, है ना। और ये मैंने आपको हर बार लिखवाया भी है कि सीपीयू हमेशा एक है और वो किस तरीके से काम कर रहा है। बट मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा सीपीयू मिले, और ये हर जो प्रोसेसर है, हर जो सीपीयू है, वो क्या करेगा? सिस्टम की मेमोरी, सिस्टम में जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, और सिस्टम में बस, और एक होती है सिस्टम की क्लॉक। जो प्रोसेसर है आपस में मिलके इन सब चीज़ों को वो क्या करेगा? ये सब प्रोसेसर इनको शेयर करेंगे। मेमोरी देखो, रैम भी सिस्टम में एक ही है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आपको पता है, कंप्यूटर में हम एक कीबोर्ड जोड़ते हैं या एक जो है माउस को जोड़ते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी सिंगल होंगी। आउटपुट में हम प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक डिस्प्ले जैसे मॉनिटर हो गया, तो डिस्प्ले डिवाइस भी एक ही होगी हमारे पास। सब सिस्टम हमारे पास एक है, रैम भी एक होगी, ठीक है। बस तो कंप्यूटर में एक ही होती है, और सिस्टम क्लॉक भी एक ही होती है ना। ये जितने भी प्रोसेसर होंगे वो सब क्या करेंगे? इन सब चीज़ों को शेयर करेंगे। सीधा सीधा एग्जांपल ये देख लो कि प्रोसेसर नंबर 1 जो है वो सबसे पहले क्या करेगा? इस मेमोरी को यूज़ करेगा। उस टाइम हो सकता है प्रोसेसर 2 भी काम कर रहा है और प्रोसेसर 3 भी काम कर रहा है, तो इस मेमोरी के अंदर इस भाग को जैसे ये एक्सेस कर रहा है, इस मेमोरी के इस भाग को जैसे ये एक्सेस कर रहा है, इस मेमोरी के इस भाग को ये एक्सेस कर रहा है ना। तो मेमोरी जो है वो शेयर कर लेंगे और अपनी अपनी प्रोसेसिंग करते रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये एक यूज़र है और उसने क्या किया? काफ़ी सारी प्रोसेस की है। उसने प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। और प्रोसेस हमें पता है क्या होती है। अगर आप वीएलसी मीडिया प्लेयर को चला रहे हो तो वो एक प्रोसेस है। वेब ब्राउज़र खोल रहे हो तो अलग प्रोसेस है। अगर आप जीमेल को एक्सेस कर रहे हो, साथ में आप वर्ड पैड पे काम कर रहे हो, तो वर्ड पैड वाली अलग प्रोसेस है। किसी पीडीएफ को ओपन कर रखा है तो वो अलग प्रोसेस है। तो एक यूज़र है, उसने काफ़ी सारी प्रोसेस क्या कर रखी है? चला रखी है। अभी तक तो क्या होता था कि हम इन प्रोसेस के साथ में एडजस्टमेंट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करें मल्टीटास्किंग की ना,
मल्टीटास्किंग में देखो सीपीयू क्या करता था, हर प्रोसेस के ऊपर जंप कर रहा था। पहली प्रोसेस को 2 मिनट का टाइम दे रहा था, अगली प्रोसेस को 2 मिनट, और जब इसको टाइम दे रहा था तो इस प्रोसेस को वो रोक रहा था एक बार, फिर इस प्रोसेस को रोक रहा था और इसको 2 मिनट टाइम दे रहा था। इस तरह सीपीयू ने क्या किया, अपने टाइम को हर प्रोसेस को देने के लिए टाइम को शेयर कर लिया। इस वजह से हमने इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला था। ठीक है, बट अब जब हमारे पास मल्टीपल सीपीयू हैं, अब हमें सीपीयू के टाइम को इस तरीके से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी प्रोसेस को बीच में रोकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई प्रोसेस नंबर 1 जब आई तो उसे अपना एक अलग सीपीयू मिला और ये सीपीयू इस काम को करने लग गया, कंटिन्यूसली काम करेगा, कोई प्रोसेस बीच में नहीं रुकेगी। और प्रोसेस नंबर जब 2 आएगी तो वो इस सीपीयू पे काम करने लग जाएगी। प्रोसेस नंबर 3 जब आएगी तो उसे क्या एक और सीपीयू मिलेगा, सीपीयू नंबर 3। और जब प्रोसेस नंबर 4 आएगी तब उसे एक बार वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सब सीपीयू जो हैं वो बिजी हैं, है ना, ये सब सीपीयू अभी हाल फिलहाल में बिजी हैं। बट आप ये देखो कि प्रोसेस नंबर 1 जो है वो सीपीयू को तभी फ्री करेगी जब वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे होगा क्या, किसी भी प्रोसेस को अपन बीच में नहीं रोकेंगे, और बीच में नहीं रोकने की वजह से क्या होगा कि प्रोसेस 1 को मान लेते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए सीपीयू चाहिए था और उसे 5 मिनट तक अपनी कोई 10-15 प्रिंट की कमांड थी वो पूरी करनी थी। ठीक है, तो प्रोसेस P1 जैसे ही सिस्टम में एंटर हुई उसको हाथों हाथ क्या मिला, सीपीयू मिला। सीपीयू मिलते ही वो अपना काम शुरू हो गई, प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया, और प्रिंटिंग करते एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद प्रोसेस जो है वो सिस्टम से बाहर हो जाएगी कि मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया, और सीपीयू 1 को कर देगी फ्री। ठीक है, तो आप इसमें ये देखो कि पर यूनिट टाइम में कितनी ज़्यादा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती जाएगी। इससे हमें सबसे पहले बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारे सिस्टम का थ्रोपुट बढ़ जाएगा। और कितनी ज़्यादा प्रोसेस आपकी होती है उसे हमने बात की थी कि थ्रोपुट कहते हैं। तो कोई भी प्रोसेस सिस्टम में आ रही है उसको हाथों हाथ अगर सीपीयू मिल रहा है तो सब प्रोसेस जो है वो अपने एग्जैक्ट टाइम के ऊपर ही क्या होगी, कंप्लीट होती रहेगी। इससे सिस्टम का थ्रोपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, वो अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। आप इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेना कि एग्जैक्टली इसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा सीपीयू होंगे विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, मल्टीपल जो प्रोसेस होंगी, है ना, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इस तरीके से जितनी भी प्रोसेस होंगी वो रन करेगी या एग्जीक्यूट होंगी ऑन सेपरेट सीपीयू। मतलब एक जो अलग अलग सीपीयू उनको दिए गए हैं। अब ये सीपीयू डिसाइड कौन करेगा कितने होंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो डिसाइड करेगा कि उसे कितने सीपीयू एग्जैक्टली इसके अंदर चाहिए। सीपीयू ज़्यादा क्यों चाहिए, तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो काफ़ी सारी प्रोसेस को एक साथ हैंडल कर सके, और एक अच्छी जगह पे जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सीपीयू की ज़रूरत पड़े, हमें सिस्टम की स्पीड अच्छी चाहिए, उस जगह हम इस तरह के थोड़े एडवांस्ड जो सिस्टम है उनका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि P1, P2, P3 जितनी भी प्रोसेस होंगी वो अलग अलग सीपीयू के ऊपर आराम से एग्जीक्यूट होंगी, किसी भी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर वेट करना भी पड़ेगा तो इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना हमने बात की थी जो मल्टी प्रोग्रामिंग में करना पड़ रहा था, या मल्टी टास्किंग में भी हमने देखा 2-2 मिनट के गैप से जो है सीपीयू स्विच कर रहा था, तो जो प्रोसेस जिनको वो छोड़ रहा था उनको वेट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान देनी है, ये जो सीपीयू होगा ये शेयर करेगा। अब वो क्या क्या चीज़ें शेयर करेगा ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि सिस्टम बस। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा सिस्टम बस क्या होती है। और दूसरी चीज़ क्या शेयर करेगा, सिस्टम की क्लॉक को शेयर करेगा, मेमोरी को शेयर करेगा, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो मेमोरी से हमें समझ आता है कि क्या होता है, रैम। और अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क। ठीक है, क्लॉक क्या होती है ये भी आपके लिए नया वर्ड है, और सिस्टम की बस क्या होती है वो भी नया वर्ड है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमें पता है क्या होती हैं, इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो मल्टीपल जो सीपीयू हैं वो क्या क्या चीज़ें शेयर करेंगे, सिस्टम की बस, सिस्टम में क्लॉक, मेमोरी को शेयर करेंगे, और आईओ को शेयर करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। अब सबसे पहले आप देखो सिस्टम बस क्या होती है।
देखो यहाँ आपको समझ आएगा, जो सीपीयू होता है उसके 3 भाग हमने देखे हैं हमेशा। कंट्रोल यूनिट जो पूरे सीपीयू के ऊपर कंट्रोल्स रखता है, सब डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, इंटरनल कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट का नाम हमने देखा था कि जो रजिस्टर्स हैं वो सिस्टम की मेमोरी यूनिट के भाग हैं। एएलयू होते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक सीपीयू का भाग। सीपीयू को 3 भागों में डिवाइड किया। अब रैम से अपन हमेशा बोल देते हैं कि रैम से डेटा जो है वो सीपीयू अपने अंदर ले आता है ना। बीच में कैश भी होती है, एक बार हम कैश को छोड़ रहे हैं। रैम से जब डेटा सीपीयू के अंदर आता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फैच करना, है ना। डेटा क्या किया? फैच किया। हो सकता है सीपीयू को यहाँ पे रैम में कोई डेटा था उसे यूज़ करना था, तो ये डेटा जब आएगा मेमोरी में, तो मेमोरी में भी वो कहाँ आएगा? रजिस्टर्स में भी बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, है ना। डेटा रजिस्टर, इसको एमबीआर बोलते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर। एसीसी भी होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। रजिस्टर के काफ़ी सारे भाग होते हैं, उनको जब हम रजिस्टर करेंगे उस टाइम पे पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। बट अभी आप इतना ध्यान रखना, जो डेटा रैम के अंदर है तो सीपीयू को काम करने के लिए वो डेटा सीपीयू मेमोरी में कॉपी करता है, और मेमोरी में कॉपी करने के लिए ये जब फैच करेगा तो वो डेटा कहीं से तो आएगा, हवा में तो आएगा नहीं। उस डेटा को ट्रांसफ़र करवाने के लिए ही हमारे पास क्या होती है? सिस्टम बस। और सिस्टम बस के भी ये 3 भाग होते हैं। इस तरह से सिस्टम बस 3 भाग में डिवाइड होती है। सिस्टम बस में देखो कौन कौन से भाग होते हैं। एक होती है यहाँ पे एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस, और तीसरी होती है डेटा बस। जो डेटा यहाँ से रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र होगा वो कौन से वाली बस से आएगा? डेटा बस से, है ना। एक बार आप सिर्फ इतना ध्यान कर लेना, बाद में अपन इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अभी आप ये देखो कि सिस्टम बस में 3 भाग होते हैं, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस। जिस डेटा के ऊपर सीपीयू को काम करना है और वो डेटा एग्जैक्टली पड़ा कहाँ पे है? रैम में। तो रैम से जब डेटा आता है रजिस्टर के अंदर, किस बस के थ्रू आएगा? वो आएगा डेटा बस के थ्रू। इस सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग में हम बोल रहे हैं कि सीपीयू ही बहुत सारे हैं। तो जब सीपीयू बहुत सारे हैं और हमें पता है कि रैम भी ये सारे सीपीयू क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, और सिस्टम बस को भी ये शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग में देखो क्या होता है, जैसे घर के अंदर एक फ़ोन है, उस फ़ोन के ऊपर है ना 2 बच्चे हैं, दोनों को क्या करने हैं? अपने क्लासेस लेनी है। तो एक साथ में तो वो 2 क्लास को ओपन नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं? अपना अपना टाइम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, कि सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक फ़ोन तुम्हारा, और दूसरे बच्चे का 4 बजे से रात को 11 बजे तक, ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट हम लोग हमारी नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। तो जो चीज़ आपने शेयर कर ली उसे हमें मैनेज करके यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपका मन आ रहा है तब आपने वो यूज़ कर ली और फिर छोड़ दिया, तो क्या है, दूसरे वाला जो बंदा है वो वेट ही करता रहेगा, ठीक है। तो सिस्टम बस को हमने अगर शेयर किया है तो कौन से सीपीयू के साथ में कब सिस्टम बस काम करेगी और रैम कैसे काम करेगी, इन तीनों के साथ साथ में, इन सब चीज़ों के लिए हमें एक चाहिए होती है सिस्टम की क्लॉक। अब सिस्टम क्लॉक क्या होती है? सिस्टम क्लॉक ये मान लो कि जैसे एक इंसान की हार्ट बीट्स होती हैं। हार्ट बीट्स क्या है कि उस पूरे इंसान की बॉडी का पूरा सिस्टम बता देती है ना। अगर आपकी हार्ट बीट्स एग्जैक्टली सही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा का पूरा जो इंटरनल बॉडी है वो अच्छे से काम करती है। बट ये मान लेते हैं हाइपरटेंशन हुई तो किसी का बीपी लो हो गया। बीपी लो होने से क्या होगा? हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएंगी। अगर किसी के बीपी हाई होता है तो क्या होगा? हार्ट रेट तेज़ हो जाएंगी। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी हार्ट रेट्स भी चेक की जाती है। उन हार्ट रेट्स की तरह ही सिस्टम में क्या होती है? सिस्टम की क्लॉक होती है। सिस्टम क्लॉक क्या होती है? हर सेकंड वो चेक करती रहती है, सब डिवाइसेस को आपस में क्या करती है? आपस में सिंक्रोनाइज करती रहती है। जैसे इंसान का हार्ट जो है वो 72 बार धड़कता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। वैसे ही 1 सेकंड में सिस्टम की जो क्लॉक होती है वो भी अपने अपने सब अंगों को चेक करती है ना। सीपीयू को चेक करेगी, सिस्टम बस को चेक करेगी, रैम को चेक करेगी कि वो सब अच्छे से आपस में सिंक्रोनाइज हों, वो सब आपस में अच्छे से काम करें। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में ये तीनों चीज़ें ही शेयर की जाती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल डीप के अंदर समझा दिया। आपको एक बार अगर समझ नहीं आए दोबारा और देख लेना। मल्टी प्रोसेसिंग में हमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये 3 जो पॉइंट है वो हमेशा ध्यान रखने हैं। एक सिस्टम होगा, उसमें मल्टीपल प्रोसेसर काम में आ रहे होंगे और अलग अलग प्रोसेस जो हैं वो रन होंगी। प्रत्येक सीपीयू जो है वो अपने बीच में शेयर करेंगे किसका? सिस्टम बस का।
सिस्टम की क्लॉक का, मेमोरी का और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्या चीज़ें शेयर नहीं करता, ठीक है, या क्या क्या चीज़ें वो शेयर करता है। तो 3 ऑप्शन हमें सही मिलेंगे और चौथा ऑप्शन हमें गलत मिलेगा। उस वे में आप अच्छे से ध्यान कर लेना भाई, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें वो शेयर करते हैं और एग्जैक्टली मल्टी प्रोसेसिंग का वर्ड का क्या मतलब है ना। ये दोनों चीज़ें हमें एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमसे पूछा गया है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, ठीक है, सभी प्रोसेस है ना वो एक साथ हो रही है। द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर। 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हैं वो एक साथ में हो रहे हैं और उन्हें करने वाला कौन है, किसके द्वारा किए जा रहे हैं, बाय मल्टीपल प्रोसेसर। कि मल्टीटास्किंग में सिंगल प्रोसेसर होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में भी सिंगल प्रोसेसर होता है और टाइम शेयरिंग में भी हमने बात की थी सिंगल प्रोसेसर ही यहाँ पे यूज़ आते हैं। मल्टी प्रोसेसर तो कौन यूज़ करता है, सिर्फ मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल ध्यान से हमें हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इन शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, बाकी जो है क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। एक मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, इन सब के ऊपर अपने क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो उस टाइम पे जब सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा कि वास्तव में इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। अब इस सिस्टम के कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप खुद एक सेकंड के लिए सोचो कि इसकी क्या क्या एडवांटेज हो सकती हैं। देखो, एक एडवांटेज तो मैंने आपको बताई है कि इससे क्या होगा, सिस्टम का थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज थ्रूपुट, भाई प्रोसेसर हमें ज़्यादा मिला, प्रोसेसर अगर ज़्यादा मिलेंगे तो वो बहुत सारी प्रोसेस को काम कर पाएंगे और बहुत सारी प्रोसेस पर जब वो काम करेंगे तो 1 सेकंड में या 1 मिनट में बहुत सारी प्रोसेस कंप्लीट होंगी, तो सिस्टम का थ्रूपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नंबर 2 पे क्या होगा, सिस्टम की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी। सिस्टम की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी। रिस्पॉन्स टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। और किसका रिस्पॉन्स टाइम, प्रत्येक प्रोसेस जो सिस्टम में आएगी उन सबको सीपीयू के साथ में एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो जल्दी मिलेगा, है ना, आते ही मिल जाएगा या फिर थोड़ा सा वेट करने के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसर हर प्रोसेस को जल्दी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। बट इसकी भी हमने डिसएडवांटेज देखनी है कि इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है ना। इतना बेस्ट बढ़िया सिस्टम है तो इसकी डिसएडवांटेज क्या होंगी। यहाँ पे देखो हम बात करेंगे कि मल्टीपल प्रोसेसर और वो सब चीज़ों को शेयर कर रहा है तो हमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कोई यूज़र को नहीं पता चलेगा। ये किसके व्यू से हम बात कर रहे हैं, एक प्रोग्रामर के व्यू से। उनको इतना सॉलिड हार्डवेयर भी बनाना पड़ेगा और फिर वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाएंगे। उसमें क्लॉक जो है वो अच्छे से सिंक्रोनाइज करनी चाहिए रजिस्टर को, सीपीयू को आपस में, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। नंबर 2 पे और इसकी क्या डिसएडवांटेज हो सकती है, यहाँ पे अगर एक प्रोसेसर ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम की स्पीड है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। यूँ है ना कि काम तो चल ही जाएगा, भाई बाकी के जो प्रोसेसर है वो तो काम करें, एटलीस्ट जो पूरा का पूरा कंप्यूटर है वो बंद नहीं होगा, है ना। तो क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर काम करते रहेंगे। बट हम ये कोई नॉर्मल यूज़र के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो नॉर्मल हम यूज़र यूज़ करते हैं वो कोई मल्टी प्रोसेसर वाला सिस्टम थोड़ी ना होता है। हमें तो बिल्कुल वो छोटे सिस्टम चाहिए जिसमें सिंगल प्रोसेसर काम कर रहा है और इतनी ही हमें नॉर्मल सी टास्क करनी होती है हमारे डेली लाइफ में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज तो मोस्टली उनके लिए जो इस सिस्टम को बनाने वाले हैं। इसका लास्ट जो डिसएडवांटेज है वो है कि इस सिस्टम में एक लार्ज रैम की रिक्वायरमेंट होगी। ये अगर आप मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई बड़ी रैम क्यों चाहिए। 3 सीपीयू एक साथ में किसी रैम को शेयर करेंगे, उस टाइम पे आप ये देखो कि रैम का साइज़ तो वैसे ही बहुत छोटा होता है। उसमें भी क्या होगा, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी क्या होगा कि हो सकता है कि ये जो है वो CPU 1 यूज़ कर रहा है
और ये वाला जो पोर्शन है वो CPU 2 यूज़ कर रहा है और ये वाला 3 CPU यूज़ कर रहा है। तो जो एकदम छोटी रैम होती है उसको भी हमने क्या किया, उसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया और वो पर्टिकुलर पार्ट जो है, ये पर्टिकुलर पार्ट सिर्फ इस CPU का ही यूज़ में आएगा। और हमने जो है स्टार्टिंग से बात की है कि जो रैम होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की कितनी ज़्यादा स्पीड होगी। मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन करवाया भी था, एक कंप्यूटर के अंदर कितनी प्रोसेस हम एक साथ में कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि जो रैम का साइज़ है, आपकी रैम का जो साइज़ है उसके बेस के ऊपर ही हम उतनी ज़्यादा प्रोसेस एक साथ में खोल सकते हैं। ठीक है, या एक साथ में प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब आप ये देखो कि उस एक रैम के ऊपर जब एक CPU काम कर रहा है तो वो आराम से अपने डेटा को सेव कर रहा है, काफ़ी सारे डेटा को रैम में सेव कर रहा है। बट जब मल्टीपल CPU होंगे तो हमें रैम का साइज़ जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये सब CPU अपने जो एग्जैक्टली जो काम कर रहे हैं, उनको जिस डेटा के ऊपर काम करना है वो उस पूरे डेटा को रैम में सेव कर सकें। हमें रैम का साइज़ क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मेजर ये इसकी 3 डिसएडवांटेज हमने देखी। अब आप इसे अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, और आप क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना। आपको जो है कितनी क्लियर हुई है ये चीज़ें वो सब समझ आ जाएंगी। वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।